बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट कर चुके हैं हम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि अगर किसी भी मटेरियल या किसी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने डिस्कस करना है तो आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करके देखेंगे। पहले हमने स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया, स्ट्रेस के यूनिट्स वगैरह देखे और स्ट्रेस की टाइप्स देखी। अब हमने देखना है उस स्ट्रेस के रिज़ल्ट में बॉडी के अंदर जो चेंज पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको आप बोलेंगे स्ट्रेन। ड्यू टू स्ट्रेस देर इज़ अ डेफिनेट चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। द डिग्री ऑफ चेंज इन इट्स शेप इज़ मेजर्ड बाय स्ट्रेन। यानी कि कितना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस हुआ किसी भी बॉडी में स्ट्रेस की एप्लीकेशन से, उसको आप बोलेंगे स्ट्रेन। एंड इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन इट इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी के अंदर तीन तरह के चेंज प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम भी और उसकी शेप भी। और अगर वन डायमेंशन यानी लेंथ वाइज चेंज होगा किसी भी बॉडी के अंदर तो उसको आप बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इफ़ डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेंथ एंड एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ देन मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय। अच्छा जी, अगर आपकी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ थी एल और उसके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हुआ वो था डेल्टा एल, तो स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। मैथमेटिकली स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ हो गया एल। सिंस इट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ सो द स्ट्रेन इज़ डायमेंशनलेस। तो यहाँ आपको ये बात भी बता दी गई कि जो स्ट्रेन होता है किसी भी टाइप का, चाहे ये लेंथ वाइज हो, वॉल्यूम वाइज हो या शेप वाइज हो, ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के अंदर ही एक रेशो है। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दोनों को यूनिट्स होंगे मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, तो ना तो इसके कोई यूनिट्स होंगे और ना ही डायमेंशन होंगे। तो स्ट्रेन जो है ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आपको नेक्स्ट बता दी गई हैं स्ट्रेन की टाइप्स। टेंसाइल स्ट्रेन, आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेस कौन सी थी। जब आप लेंथ वाइज स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी, इफ़ द स्ट्रेन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इट इज़ कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, इन केस व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम देन द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेन। यानी जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी में तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और इसका फार्मूला होगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। देन है आपके पास शेयर स्ट्रेन। तो शेयर होता है शेप से रिलेटेड। व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड देन ड्यू टू दिस शेयर स्ट्रेस द शेयर स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन को आप गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। गैमा होता है जी चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, यानी डेल्टा ए ओवर ए। ये टैन थीटा के इक्वल भी होता है। तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा द टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा आप लेंगे रेडियन में, तो गैमा को आप थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेन आपने पढ़ लिया कि स्ट्रेस का इफेक्ट होता है। ये तीन तरह के आपने स्ट्रेन पढ़े, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। अब सॉलिड्स के अंदर इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल प्रोवाइडेड दैट द फोर्स इज नॉट टू ग्रेट। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब किसी भी सॉलिड के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है ये कांस्टेंट रहेगी प्रोवाइडेड दैट कि आपको जो गिवन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट ना हो। और ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की कांस्टेंट रेशो है इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Since strain is a dimensionless quantity, so the units of modulus of elasticity are the same as that of stress, that is Newton per meter square और Pascal। ये अब अगर आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स देखने हैं तो ऊपर आ रहा है स्ट्रेस और नीचे आ रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जो फिर स्ट्रेस के यूनिट्स हैं वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स होंगे। यानी स्ट्रेस के अगर यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी यही यूनिट्स होंगे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी 3 टाइप्स हैं, वही टेंसाइल, वॉल्यूम और शेप से रिलेटेड। अब जो यंग्स मॉडुलस है द रेशो ऑफ द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द टेंसाइल। हाँ जी, तो यंग्स मॉडुलस जो है द रेशो ऑफ द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। मैथमेटिकली यंग्स मॉडुलस को आप लिखेंगे जी F/A
यानी कि स्ट्रेस ऊपर आ गई और नीचे होगी स्ट्रेन। तो चूँकि ये टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन से रिलेटेड है तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो है, ये क्या कहलाएगा? यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है जी वॉल्यूम से रिलेटेड जो मॉडुलस है उसको आप बोलेंगे बल्क मॉडुलस। इट इज़ द रेशो फॉर 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन। द रेशो ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। और मैथमेटिकली बल्क मॉडुलस को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह यंग्स मॉडुलस को आप वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर आ गया स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी डेल्टा वी ओवर वी। हेयर डेल्टा वी इज़ द चेंज इन वॉल्यूम एंड बी इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। देन थर्ड टाइप का जो मॉडुलस है वो है शेयर मॉडुलस। द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड द शेयर मॉडुलस। मैथमेटिकली आपने शेयर मॉडुलस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करना है, ऊपर आगे स्ट्रेस और नीचे स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन है जी टेन थीटा। अगर स्ट्रेन में थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा की जगह आप सिर्फ थीटा भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थे 3 टाइप्स के मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। स्टूडेंट्स ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें आपको दिखाया गया है, ये है जी टेंसाइल स्ट्रेन या स्ट्रेस जिसमें आपने अलोंग लेंथ फोर्स अप्लाई की। यह है कंप्रेशनल स्ट्रेस जिसमें आपने किसी भी बॉडी के ऊपर 3 डायमेंशनल फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम में चेंजिंग प्रोड्यूस करनी है। और ये है शेयर स्ट्रेस जिसमें किसी भी बॉडी की शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। तो ये 3 पिक्चर्स जो हैं आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस दिखा रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। किसी भी बॉडी की या किसी भी सॉलिड की इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ का ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसमें एक टेंसाइल टेस्ट करते हैं आप। इन टेंसाइल टेस्ट द मटेरियल वायर इज एक्सटेंडेड एट यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन रेट। द स्ट्रेस जनरेटेड ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस which are fitted within the mechanical testing machine. A stress strain curve is automatically plotted on XY chart recorder. A typical stress strain curve for a ductile material is given below. यानी अगर आपने एक किसी भी वायर का टेंसाइल टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और उस स्ट्रेस की वजह से वायर के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेस स्ट्रेन की एक कर्व जो है वो रिकॉर्डर जो है XY चार्ट के ऊपर प्लॉट करेगा। वो कर्व आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पे एक डक्टाइल मटेरियल की। इस कर्व का अब आपने एनालिसिस करना है कि इसके डिफरेंट पोर्शंस को क्या क्या नाम दिए हैं और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इन द इनिशियल स्टेजेस द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल द पॉइंट A ऑन द कर्व। द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो इंडिकेट्स द लीनियर बिहेवियर बिटवीन द स्ट्रेस एंड प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी यहाँ 0 से पॉइंट A तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रेस आपने अप्लाई किया वायर के अंदर उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। इस वाले पोर्शन को आपने बोलना है प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको सिग्मा P से रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पे। अब जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ये वाला, इसको मज़ीद डिफाइन किया गया है कि ये क्या होती है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी ये मैक्सिमम जो है स्ट्रेस, कोई भी मटेरियल इतनी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। यानी इस रीजन के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। इससे जैसे ही आप निकलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द प्रोपोर्शनल लिमिट कैन बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल टू इलास्टिक लिमिट। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इलास्टिक लिमिट होगा और ज़्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट को सेम ही समझा जाता है। नेक्स्ट है जी इलास्टिक लिमिट। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन इट्स शेप और डायमेंशंस। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस रीजन। क्योंकि हुक्स लॉ जो है वो होता है F इज इक्वल टू KX। यानी जितना भी किसी बॉडी में चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो इस रीजन के अंदर ये वाला रीजन जो है ये होगा इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट के अंदर बॉडी के अंदर कोई परमानेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन दिस रीजन इज टेम्परेरी
and after removing the applied stress the body returns to its original state. This temporary deformation is called elastic deformation. यानी इस रीजन के अंदर जितना भी किसी बॉडी के अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा वो टेम्परेरी होगा. जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स यानी स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. इस रीजन के अंदर जो आपने स्ट्रेस अप्लाई करना है उस स्ट्रेस को आप बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस. तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस. तो इस रीजन में आपने जितना स्ट्रेस अप्लाई किया उसको आपने बोला है जी यील्ड स्ट्रेस. नेक्स्ट है आपका प्लास्टिसिटी. अब इससे ज़्यादा ये रीजन था प्रोपोर्शनल लिमिट, ये था इलास्टिक लिमिट. अब इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर इससे ज़्यादा आप किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर परमानेंट फॉल्ट या परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी. इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द स्पेसिमन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड एंड डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इवन इफ़ द अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव्ड. अब बॉडी के अंदर एक परमानेंट चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा. अगर आप अप्लाइड स्ट्रेस को रिमूव कर दें तब भी उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड ही रहेगी, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा. और ये जो बिहेवियर होता है इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी. अब इस रीजन के अंदर जितनी आपने स्ट्रेस अप्लाई की प्लास्टिसिटी वाले रीजन में यानी अबव इलास्टिक लिमिट इस रीजन से इस रीजन तक, इसको बोलते हैं कि ये जितना आपने स्ट्रेस अप्लाई किया ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है. The maximum stress that a material can withstand and can be regarded as nominal strength of the material or ultimate tensile stress. UTS सिग्मा m से रिप्रेजेंट किया गया है ये ग्राफ के ऊपर. और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल ब्रेक हुए बगैर बर्दाश्त कर सकता है. इससे ज़्यादा अगर आप मटेरियल को स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे तो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा. तो उसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस. वंस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज क्रॉस्ड द मटेरियल ब्रेक्स एट दिस पॉइंट एंड इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस. तो अगर आपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाले पोर्शन को क्रॉस कर गए हैं आप तो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इसको आप बोलेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेस. इसको आपने ग्राफ के ऊपर सिग्मा f से शो किया हुआ है, ये वाला ये पॉइंट है. इससे ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा. तो अभी तक आपने पढ़ा प्रोपोर्शनल लिमिट जो इतनी थी, फिर इलास्टिक लिमिट जो इतनी थी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाला पोर्शन ये है और ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है मटेरियल की फ्रैक्चर स्ट्रेस को. अच्छा जी, अब दो तरह की सब्सटेंसेस होती हैं आपके पास, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस. Substances which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substances. यानी कि ऐसी सब्सटेंसेस जिसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चली जाती है. जैसे कोई कॉपर वायर हो गई, लेड हो गया, रॉट आयरन वगैरह जो है ये सारी डक्टाइल हैं. जबकि दूसरी तरह की जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंसेस. ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल. ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसकी इलास्टिक लिमिट वैसे तो होती नहीं है. आप अगर इस ग्लास को ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेंगे तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी बल्कि वो ब्रेक हो जाएगा. तो ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से वो टूट जाते हैं उनको बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस. और जिन मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से उनकी शेप बिगड़ जाती है उनको आप बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. डक्टाइल जो होता है वो लेड, कॉपर, रॉट आयरन वगैरह होंगे और ब्रिटल सब्सटेंसेस जो है वो ग्लास और हाई कार्बन स्टील वगैरह होंगी. तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें आपने स्ट्रेन को पढ़ा, इलास्टिक कांस्टेंट्स आपने पढ़े और इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल आपने स्टडी किया.